अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क में सियासी तौर पे जिस हद तक अफरा तफरी है, लेफ्ट राइट की जो डेवलपमेंट होती है उस पर तरह हमारे कम ही फोकस जाता है। आजकल जो है सियासत के अलावा जो कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं ऑफ कोर्स उसको हम अपनी खबरों का हिस्सा ज़रूर मानते हैं, लेकिन सबसे पहले आज की डेवलपमेंट्स और ख़बरों पर जाने से पहले इमरान खान साहब जो अदालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनकी पेशी बड़ी ड्रामाटाइज थी और जिस हद तक वो जिस तरह वो पेश हुए व्हील चेयर पे उनको लाया गया, उसके अलावा जिस तरह वो पेश होते हैं मुझे उसको देख के बड़ा अजीबोगरीब इसलिए भी लगता है कि जब नवाज शरीफ साहब को पनामा के लिए बुलाया जाता था और वज़ीर आज़म होते हुए भी वो मुसलसल पेश भी होते थे, लेकिन उनके पेश होने पे इस तरह की सूरत हाल नहीं होती थी। इस्लामाबाद के मरकज़ I-8 में जुडिशल एकेडमी में जब उनको बुलाया जाता था या इवन हाई कोर्ट और दीगर एहतसाब कोर्ट्स में भी जाते थे तो यूँ ना हंगामा आराई होती थी, ना एक लाओ लश्कर होता था, ना शील्ड्स और वो एक बाल्टी टाइप उनके सर पर होता था, ना वो ये व्हील चेयर का कुछ एडिशन इसमें होता जो एक ड्रामाई शक्ल इमरान खान साहब दे जाते हैं। ये तो एक ड्रामाई शक्ल एक हद तक। और दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट बात है वो इमरान खान साहब का बयानिया है। अफसोस इस बात का है कि DGISPR की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में और बड़ी सादा उर्दू में ये बात वाज़े कर दी कि किसी सियासी जमात से ना कोई उनको दिली लगाव है, ना कोई किसी सियासी जमात की हिमायत है, ना कोई सियासी जमात उनकी ख़ास चहीता है। सियासत से फ़ौज दूर है, तो सियासत जब फ़ौज ने कह दिया सियासत से दूर है तो फ़ौज को सियासत से दूर रखना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब फिर जब भी अदालतों में पेश होते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ौज को बतौर इदारा और फ़ौज में ख़ास शख्सियात का नाम लेके जिस तरह फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, इससे उनके बयानिए को तक़वियत मिलती है, लेकिन दूसरी जानिब एक इदारे की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह डैमेज होती है। और अजीब इत्तफ़ाक़ क्या है, कल मैं दो वीलॉगर्स के सुने, यूट्यूबर्स के बहुत कम मैं सुनता हूँ, तो आसादी तौर पर मैंने सुन लिए। एक तो हैदर मेहदी साहब हैं और एक आदिल राजा साहब हैं। दोनों को मैं इसलिए जानता हूँ कि जहाँ से पैसे लेकर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए काम करते थे, मैं उन जगहों को जानता हूँ जहाँ से ये सारे अपने सोर्स लेते थे और इन्फॉर्मेशन लिया करते। तो उस वीलॉग में जो बातें उन्होंने की वही बातें इमरान खान साहब ने की। अच्छा, ये इतना अजीबोगरीब इत्तफाक, मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है कि वो भी वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इमरान खान साहब लगाते हैं, या इमरान खान साहब जो बातें करते हैं वही बातें वो दोनों अपने वीलॉग में करते हैं कि अपने ऊपर होने वाला जो मुस्तकबिल का उनको हमला पहले नज़र आ रहा है, और जो उन दो वीलॉगर्स को भी नज़र आ रहा था, आदिल राज और हैदर मेहदी को, कि जी अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचा तो ज़िम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ होंगे। तो इस तरह की के बयानियाँ बिल्ड करके इस तरह अपने बयानिए के लिए एक इदारे का किरदार मशकूक कर देना और उससे अवाम में जलील ख़ार कर देना, ये मेरी समझ से तो बाहर है। और दूसरा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो जो वीलॉगर्स हैं उनका वीलॉग और फिर अगले दिन इमरान खान साहब का कोर्ट में आके सेम बयान दे देना, ये क्या महज इत्तफाक है? या इमरान खान साहब भी उनका वीलॉग बड़े गौर शोर से सुनते हैं कि एक इंग्लैंड में बैठा है और एक कनाडा में बैठा है और दोनों का वीलॉग और उसमें जो कंटेंट है वो बहुत क्वेश्चन मार्क है। और ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को अपने बयानिए पर फोकस करना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल पावर पर जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए। अब इदारों का सहारा लेके अपने बयानिए को की जो है बुनत है उस पर फोकस कम होना चाहिए इमरान खान साहब का। आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं 12 साल बाद पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा SCO में शिरकत करने के लिए भारत के शहर गोवा पहुंचा है। तो ये एक बायलैटरल मीटिंग तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट भारत में हो रहा है SCO, तो उसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का वहाँ जाना, जो सफारती तबके हैं वो तो इसको बड़ा खुशाइन कह रहे हैं, बड़ा इसको वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं कि एक जानिब जो कुछ हिंदुस्तान ने किया उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ जाना मुनासिब नहीं था। और G20 का इजलास उन्होंने मकबूजा कश्मीर में रख दिया, तो वो भी एक हमारी पाकिस्तान की उस पर रिजर्वेशन थी। तो ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट बग़ैर किसी मुतालबात को सेटल किए हुए, मामलात को सेटल किए हुए नहीं होना चाहिए। तो ज़रा हम उस पर भी बात करेंगे। एक 1-to-1 मीटिंग तो नहीं होगी जयशंकर से, जो अभी तक पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है और जो फॉरेन ऑफिस ने हमें बताया और जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बताया है, लेकिन एक गैर रस्मी सी मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि आज रात में जो इशाइया है वहाँ पे सारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं SCO के मेंबर्स मुल्कों के वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसमें एक गैर रस्मी मुलाकात ज़रूर है पाकिस्तान की। और कल वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान वतन वापस आ जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान टकराव है वो किस सिमत बैठेगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर साहब आयशा सुहेल साहिबा ने। आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी तगोदो के बाद आपका वक्त हमें मिलता है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका।
जान अचकज़ई साहब सीनियर तजियाकार, जान साहब बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर तजियाकार भी और माहिर कानून भी हैं। राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जान अचकज़ई साहब SCO पे बात करना चाहूँगा। आपकी नज़र में वज़ीर ख़ारजा का दौरा हिंदुस्तान या दौरा SCO को अटेंड करने का, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, बहुत सारी रिजर्वेशंस के साथ साथ? देखिए, पहली बात ये कि SCO एक बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल साउथ है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ममालिक यानी राइजिंग चाइना और रशिया शामिल है। वो SCO कॉन्फ्रेंस के लीड ममालिक हैं। अब अगर आप देखें पूरे जो पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व हो रहा है, यूरोप की अब वो अहमियत नहीं रही जो साउथ की है। तो ग्लोबल साउथ में SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिक्स, ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर कोई भी मुल्क उसका मेंबर है और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो एक अहम क्लाउट उसका जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, वो नहीं होगी। तो SCO में पाकिस्तान एक मेंबर, एक लीड मुल्क का किरदार अदा कर रहा है। अगर ये इंडिया में है, अगर ये कहीं और मुल्क में है, पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अपना एक किरदार अदा करना है। तो इस वक्त ये गुहा में कॉन्फ्रेंस हो रही है। खुशाइंद बात है कि बिलावल भुट्टो साहब SCO के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं, लेकिन उस वजह से कि हमारे बायलैटरल इश्यूज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, हम SCO को की बाइकआउट नहीं कर सकते। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब जो है वो रशियन काउंटर पार्ट्स, चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स। जान साहब हम इस पर बात आगे भी करेंगे। जरा मुझे एक चीज़ ऐड कीजिएगा, जो एक आम पाकिस्तानी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है सर, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, आपने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से उसकी अहमियत भी बताई और हमारी पार्टिसिपेशन की वैल्यू भी आपने ऐड कर दी। सिर्फ ये बात है कि जो पाकिस्तान के रिजर्वेशंस हैं हिंदुस्तान को लेके, पाकिस्तान तो चला गया लेकिन कई मौक़ों पे जहां हिंदुस्तान को आना है, वो क्रिकेट हो, वो दीगर इवेंट्स हो, सार्क का एक आपके सामने है, वहाँ हिंदुस्तान हमेशा बैकफुट पे रहा है। लोगों का मानना है कि वाया वीडियो लिंक भी उसमें पार्टिसिपेशन हो सकता था, लेकिन फिजिकल जाकर आपने अपने जो मुतालबात थे, जो आपके रिजर्वेशन थे हिंदुस्तान को लेके, उस पर कंप्रोमाइज़ किया है। सर ये जो परसेप्शन है, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, आम लोगों को ये समझना है कि पाकिस्तान इस पूरे खिते में एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान का एक किरदार है अफ़गानिस्तान के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, एक स्टेबल मुल्क के हवाले से। और अभी जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं जिसमें डॉलर की जगह दूसरी करेंसियों का इस्तेमाल तेल में और कॉमर्स में और तिजारत में हो रहा है, पाकिस्तान की कौमी मफादात इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर वो किसी भी सरजमीन में जिससे आपके मुखासमाना ताल्लुकात हैं वो हो रही है, पाकिस्तान इसका बाइकआउट अफोर्ड नहीं कर सकता डिप्लोमेटिकली। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपकी एक रस्मी, एक फॉर्मल शिरकत हो सकती है, लेकिन जो आपके जो वेरी राइट आयशा सुहेल साहिबा, वेरी राइट आयशा सुहेल साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम अपोजिशन इसलिए कंसीडर करते हैं कि उनके पास एक मेजर पॉलिटिकल शेयर है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम और पार्लियामानी सिस्टम के अंदर। वहाँ से दो बयान है, एक तो बयान है शाह महमूद कुरैशी का, जिनके पास एक बड़ा लंबा करियर है एज फॉरेन मिनिस्टर, उनकी एक्सपर्टीज़ भी, उन्होंने तो इसको वेलकम किया, जिस तरह जान अचकज़ई साहब कह रहे हैं उसकी अहमियत को सामने रखते हुए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपने तो फिर मोदी की गोद में बैठ गए, आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अपने स्टांस पे। तो आप कैसे देखती हैं दोनों स्टेटमेंट्स को मैम? देखिए अदनान, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर अचकज़ई साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है, क्योंकि मेरे ख्याल में अब कश्मीर को लेकर के हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं वो कुछ थोड़ी सिम्बॉलिक ही रह गई हैं। हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उसके बाद हमने जो एक स्टैंड लिया और इतने अरसे तक वो स्टैंड लिया और हम बोलते रहे कि ये कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। मतलब हमारा जो एक स्टांस था या स्टैंड था कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ऊपर, वो धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया। उसके ऊपर फिर ठीक है हम तिल मिलाए, हमने स्टैंड लिया कि हमने जो है वो वहाँ पर कोई ताल्लुकात नहीं रखने, वो उसका क्या हुआ? फिर मेरे ख्याल में ठीक है, जो अचकज़ई साहब ने बात की वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। आप देख लें हम किस किस्म के इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, हमारे और बड़े मसले हैं। चले फिर हमें चाहिए कि हम फिर ना एक वाज़े और क्लियर स्टांस लें इसके ऊपर और हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। हाँ, हमारे तो अपने बड़े मसले हैं, हम कश्मीर के मसले में पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप कश्मीर के मसले को लेकर साथ चल रहे हैं तो फिर मुझे तो ये मूव जो है वो कुछ ज्यादा समझदाराना नहीं लगी। आपकी चीज को कौन सीरियस लेगा आज के बाद? आपके स्टैंड को या आपके स्टांस को कौन सीरियस लेगा? कहेंगे यार ये करते होते हैं, छोटा सा शोर हो
वफा करते होते हैं, उसके बाद फिर ठीक है ये मुंह उठा के आ भी जाते होते हैं। ये अगर सफारती हलकों में आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसको काफी खुशाइंद कहा जा रहा है, या शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको समझते हैं, ठीक है वो बहुत एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं है, वो इसको सही मूव समझते हैं, या फिर सफारती तौर पर मुझे नहीं लगता सफारती तौर पर भी इसमें से कुछ निकलने वाला है, क्योंकि इस वक्त आप देख लें इंडिया में इलेक्शन का माहौल है, वहां पर कोई भी इस तरह का जेस्चर जो है आपको पता है कि इस तरह के माहौल में नहीं दिया जाता जो पाकिस्तान की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखता हो। इस वक्त जो है वो ना तो कोई उस तरह से कोई मीटिंग हो सकती है, ना ही जो है वो कोई इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि Because this is not bilateral. You are very right. ये कोई पेशकदमी है। हाँ, ये इस तरह की कोई चीज में से, लेकिन हाँ इसका ये एक होगा कि बस अब दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान दस्तबरदार हो गया अपने कश्मीर वाले जो स्टांस था उससे, और इंडिया को भी पता चल जाएगा कि ठीक है शोर किया है, बस ठीक है आ गए, इसका मतलब है कि एक्सेप्टेड। वेरी राइट। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दौरा, नो डाउट, क्योंकि हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्मल सफारती ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, दोनों मुल्कों के एम्बेसडर्स नहीं हैं, तो जब ऐसी सूरत हाल हो, आपकी बॉर्डर टेंशन हो, कश्मीर का एक बड़ा डिस्प्यूट हो, और 12 साल से आप एक जो है आपने बिल्कुल जो है चीज़ों को ब्लॉक किया और फिर अचानक से फॉरेन मिनिस्टर वहाँ चले जाते हैं, आपकी नज़र बतौर पाकिस्तानी ये कैसा इकदाम है सर? देखिए, जो भी सिचुएशन हो, डिप्लोमेटिक चीज़ें अपनी जगह पे, डिप्लोमेसी अपनी जगह पे वो होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे जितनी भी सिचुएशन हो, लेकिन उसमें जो चीज़ है वो है कि हाउ मच वेल प्रिपेयर्ड वी आर, हम जाके वहाँ पे बात क्या करते हैं, हम वहाँ जाके मैसेज क्या देते हैं, हम जो उनसे हैं वो जो अमेरिकन हेजेमनी है, वो जो इंडिया को यहाँ पे एल्डर ब्रदर बनाने के एक उनकी ख्वाब है, क्या हम उसके अपोज करते हैं? कहीं वहाँ हम जाके झुक तो नहीं जाते कि जी ठीक है, हम इंडिया को तसव्वुर करते हैं कि जी वो खित्ते में बड़ा भाई है, कतन नहीं है। और उसके पैरेलल हमने देखना है कि जी हमारी अपनी जो पॉलिसी है, अब जैसे बात हो रही है कि जी करेंसी की बात हो रही है, चाइनीज़ करेंसी की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, गंदम की बात हो रही है, ये वही बातें हैं कि जो हमें नज़र आ रही थी जब पिछली गवर्नमेंट की ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, उस वक़्त ये बातों की तरफ हम चल रहे थे, और एक जो इंडिपेंडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो नज़र हमें आ रही थी। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि जी नहीं, थोड़ा सा हमारा टिल्ट यूएस की तरफ इस तरह हो गया कि हम भूल गए कि हमारे खित्ते में जो नई एमर्जिंग क्वार्टर्स हैं, हम उनसे ग़ालिबन, जिसमें सऊदीया है, ईरान है, अभी आपने देखा सऊदी और ईरान की जो आपस में सेटलमेंट्स हो रही हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है खित्ते के लिए। टर्की को देखें, चाइना जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है सऊदीज़ के साथ, ईरान के साथ, तो हमको फिर थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि वाकई हम जो अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इस ऑपरेशन रजीम चेंज की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी निगलेक्ट हो रही है। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है और ऑन टॉप हमारे मुल्क में कोई एक ऐसी हुकूमत हो कि जिसका पब्लिक का कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर हो, और जो एक कौमी जिसको हम कहें पॉलिसी लेके चले, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का वो जो स्ट्रक्चर है उसको मैं नहीं समझता कि वो कोई कौम की उमंगों को लेके चल रहे हैं। सर वेरी अच्छा, जान अचकज़ई साहब, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बायलैटरल कोई मीटिंग नहीं है, ना ही कोई दोनों का की बाज़ाब्ता मीटिंग होगी, तो एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी, ओनली एससीओ का प्लेटफॉर्म होगा। सर एससीओ के प्लेटफॉर्म में जहां क्लाइमेट और टेररिज्म एक एजेंडे में शामिल होगा, पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा, पाकिस्तान अपनी बात रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के भी तो कई मसले टेररिज्म के और इवन क्लाइमेट के भी हिंदुस्तान से लिंक्ड हैं, जिस पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं करता। सर क्या वज़ीर ख़ारजा अपना मौक़िफ़ कुछ ऐसा रखेंगे जो जितना हमें इफेक्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान से? सर देखिए, एक उसूली तौर पे अपना मौक़िफ़ रीएट्रेट करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन ये फोरम बायलैटरल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए फॉर्मल तरीके से इजाज़त नहीं देता किसी मुल्क को। इन ममालिक में आपस में बहुत सी इश्यूज़ हैं। जान भाई वज़ीर ख़ारजा खिताबात तो करेंगे ना सर, तो जब अपना बात करेंगे, जो स्पीच करें, डिलीवर करेंगे, तो क्या अपनी उस स्पीच में उन एजेंडाज को शामिल करेंगे जहां जहां हम इफेक्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान को लेकर? देखिए, एक है आपका इन फोरम्स पर करनी चाहिए।
एक उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान दे सकता है, लेकिन फॉर्मली बायलैटरल इश्यूज़ इस फोरम पे रेज नहीं हो सकते। चाइना और इंडिया के पाकिस्तान से ज़्यादा इश्यूज़ हैं, हम सबको पता है, लेकिन चाइना और इंडिया इस कॉन्फ्रेंस में इन इश्यूज़ का अहाता नहीं करेंगे। उन इश्यूज़ पे जिस पे इख्तलाफ कम है या उस पर कोई प्रोग्रेस हो सकती है, जो न्यूट्रल इश्यूज़ हैं उन पे ये फोकस है। फिर ये एक ऐसे माहौल में हो रहा है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हो रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान और दूसरी दुनिया के रीजन में जो जियो इकोनॉमिक्स है वो डोमिनेट कर रही है। यानी इस वक्त हुकूमतें कमज़ोर हो रही हैं, इकोनॉमीज़ उनकी बैठी हुई हैं, तो ये एक ऐसा ट्रेड और कॉमर्स की दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन ममालिक के साथ जुड़ जाना चाहिए। सऊदी अरब का मेन इंटरेस्ट ये कि तेल इकोनॉमी से बाकी इकोनॉमी पे आ जाए, तो उनके लिए एक मार्केट की ज़रूरत है। एससीओ ममालिक उन्हें मौका देता है। इसी तरह इंडिया के जो ईरान और रशिया के जो तेल है उसके लिए कंड्यूट बन गया है और उसको मौका दे रहा है कि वो एक नॉन सैंक्शन रिजीम के तौर पे। एक और चीज ऐड कर दीजिएगा, वजीर कानून वजीर दिफा नहीं गए सर। एक और चीज है, वजीर खारजा जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी है कि शायद वो भी ना जाएं, तो वजीर खारजा जरूर गए, तो इसकी क्या मंतक है सर? देखिए, ये फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है एससीओ का, जब उनके काउंटर पार्ट्स आएंगे तो सर आप सही कह रहे हैं सर। उन पाकिस्तान को भी होना चाहिए। और फिर पहले मुझे लॉजिक नहीं नजर आता। सर सुन लेना सर। नहीं मैं ओहो मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब वजीर दिफा एससीओ मुल्कों के जाने थे तो हमारा नहीं गया। जब हेड ऑफ स्टेट्स जाएंगे या वजीर आजम जाएंगे तो उम्मीद है ये बताया जाएगा कि शायद वजीर आजम भी नहीं जाएंगे। वजीर कानून जब ने जाना था तो मुख्तलिफ सेशंस थे ना, तो वजीर खारजा वाले सेशन में वजीर खारजा गए, बाकी लोग तो पीछे आगे नहीं गए ना बाकी सेशंस में। सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है, अगर बाकी लोगों का होता तो वो भी जाते। मेरे मतलब अगर ये समिट लेवल का होता तो प्राइम मिनिस्टर भी जाते और जाना चाहिए। नहीं गए ना वो सर, वजीर दिफा का हुआ। वजीर दिफा मुख्तलिफ एससीओ कंट्रीज का जब था तो उसमें पाकिस्तानी वजीर दिफा नहीं गए। देखिए नहीं गए, नहीं जाना चाहिए। जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, फॉरेन ऑफिस ने उन्होंने फैसला करना है। लेकिन मैं कहता हूं कि इंगेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज होनी चाहिए। अगर ये समिट है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी विदाउट एनी शाइनेस हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान एक ही कॉन्फिडेंट मुल्क है, हमारे इश्यूज बायलैटरल बिल्कुल है, लेकिन हमें तिजारत, कॉमर्स, टेररिज्म, इन्वायरमेंट, ये ऐसे इश्यूज है जो हर ममालिक, हर मुल्क के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, हर फोरम पे हम डिस्कस कर सकते हैं। राजा साहब कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी आजाद थी इमरान खान साहब के जमाने में, अब खारजा पॉलिसी को ठीक करने की जरूरत है। मैम किस्म की बात है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जिसको जो सूट कर रहा है ना वो कर रहा है। यहाँ पर होता है जो बड़े ममालिक हैं उनके अंदर कम से कम कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सबका जो है वो एक एक पेज के ऊपर होते हैं। या फिर इकोनॉमी हो गई जिस तरह, या फिर मुल्क की सालमियत हो गई, या फिर जिस तरह कश्मीर का इशू था। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम इन इशूज के ऊपर भी जो है वो जो पार्टी के हिसाब से, जो आपकी सियासत के हिसाब से आपको सूट करता है वो आप कर रहे होते हैं। इन इशूज के ऊपर भी आप जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है, या आपका एक एजेंडा जो है वो नहीं है। जिसको जो सूट करता है वो कर रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो नहीं जाएंगे और जो है वो वज़ीर खारजा चले गए हैं। अब इन दोनों का मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक है, उनका अपना जो एजेंडा है जो उनको सूट कर रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो अभी लर्निंग प्रोसेस में, उनके अब्बा जी जो है वो चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बने, उसके बाद चाहते हैं कि उनकी मजीद लर्निंग हो, बहुत ज्यादा वो सीख रहे हैं चीजें, तो हो सकता है कुछ चीजें वो इंडिया भी जो है वो सीखने के लिए गए हैं। तो जिसको जो सूट कर रहा है ना वो यहाँ पर वो कर रहा है। जिस तरह मतलब आइडियली तो होना ये चाहिए कि इकोनॉमी जिस तरीके से हमारी इस वक्त कोलैप्स की हुई है, अगर हम जरा से भी समझदार लोग होते तो हम एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते और फिर उसको लॉक कर लेते, कहते भाई जिसकी मर्जी हुकूमत आए, इमरान खान की आए, नून लीग की आए, पीपल्स पार्टी की आए, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। तो देख लें वो चीजें हमने टाइमली नहीं की हुई, तो अब हम किस हाल में बैठे हैं। तो यहाँ पे जिसको जो सूट करे ना वो वेरी राइट। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि मुझे राजा साहब एक कमेंट कर दें। वेरी राइट मैम, राजा साहब ब्रेक का कहा जाए, मुझे एक कमेंट कर दीजिए क्योंकि उसके बाद मुल्क की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ पर तो ये इल्जाम लगाया कि मोदी के यार हैं इसीलिए गद्दार है, और खुद खान साहब ने हिंदुस्तान के हवाले से ऐसी पॉलिसी रखी कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए। तो इस हद तक जमूद बना कि दोनों मुल्कों में डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी। अब अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए या उस पर भी तनकीद करनी चाहिए? सर देखिए, जो भी कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के हक में है वो नज़र आता है, लेकिन आप जहन में ये रखें, चाहे आपके फ्रेंडली ममालिक हों या दूसरे ममालिक हों, उनके हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें इस बात पे
कॉन्फिडेंस नहीं है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये जो कितनी परसिस्टेंट है, ये हुकूमत कब तक चलेगी, इस हुकूमत का क्या स्टांस है, इसके बाद क्या होगा, तो इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। फॉरेन पॉलिसी होती है किसी कौम की, किसी नेशन की, किसी पार्लियामेंट की, और वहाँ से फ़्लो करेगी कि जनाब ये इस वक्त इस मुल्क की पॉलिसी है। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जैसे अभी आयशा ने कहा कि एक वहाँ पे पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग है, एक वो है कि जो कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे, और दूसरी तरफ ये है कि जी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, लर्निंग की इन्होंने बात की। आई होप कि बिलावल भुट्टो जब उनसे मिलेंगे तो फिर आप ये, और इंटरेक्शन अगर कोई होता है, हम भी देखते हैं कि वो इंटरेक्शन पर किस लेवल पे होता है, वो टॉक्स क्या होती हैं, उन टॉक्स का रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि हमने देखना है कि सर वेल एक ब्रेक का ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत किस सिमत जाएगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, और इमरान खान साहब की पेशियों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक। जान अचकज़ई साहब, इमरान खान साहब जिस तरह पेशियों में पेश होते हैं सर, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी हुआ करते थे, तो उनकी पेशी में और बाकी हुक्मरानों की पेशियों में बड़ा फ़र्क होता है सर। एक पूरा लगता है कि कहीं ड्रामा फिल्म आया जा रहा है जब इमरान खान साहब पेश होते हैं सर। जान साहब देखिए, मेरे ख्याल में तो वाज़े हमें नज़र आ रहा है कि जो रवैया अदालतों का बाकी पार्टियों को और सियासी लीडरों के साथ था वो ये नहीं है। वो उनको रात को अंधेरे में अस्पताल से उठा के जेल में डाला जाता, किसी रेस्ट हाउस में रखता, सब जेल उसको कन्वर्ट करते। यहाँ पे ये कि पूरे जमघटे के साथ, हिलाओ लश्कर के साथ इमरान खान अदालतों में हमलावर होते हैं। वहाँ पे जजेस उनका घंटों वेट करते हैं, उन्हें हरस करते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं और उनसे मर्जी के फैसले लेते हैं। यानी ये मर्जी क्या है कि अभी तक उनकी जो केसेस हैं वो प्रोसीड ही नहीं हुए कि वो सही है गलत है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। अब या तो ये बनाना रियासत है कि एक बंदा जो एक सियासतदान है उसके साथ ख़ास रवैया हो रहा है, बाकी आम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। क्या मुझे और आपको इस तरह अदालतें रिलीफ देंगी? नहीं देंगी। तो ये मजाक हमें बंद करना चाहिए और एक ख़ास शख्स को जिसका नाम इमरान खान है उसके साथ ये रवैया जो है लाडला वाला या अब ख़त्म होनी चाहिए, या हम डिक्लेयर करें कि वी आर अ बनाना स्टेट एंड द जस्टिस सिस्टम इज अ बनाना स्टेट्स। राजा आमिर अब्बास साहब सर एक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका अदालतों से इंटरेक्शन हमसे ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यू आर पर्सन फ्रॉम कोर्ट्स एंड लॉ, तो आप ज़्यादा चीज़ों को बेहतर जानते हैं। ये जो परसेप्शन बिल्ट हुआ मुझे लगता है कहीं हद तक ठीक भी है। अदालतों का जो रवैया इमरान खान साहब के साथ है वो न जरदारी साहब के साथ था, न नवाज शरीफ साहब के साथ था, न उनकी फैमिली के साथ था, न जरदारी साहब की फैमिली के साथ था। तो एक अलग से रवैया है, वो किसी के साथ भी नहीं होता। तो अदालतें इमरान खान साहब को एक खासा रिलीफ या प्रोटोकॉल क्यों देती हैं सर? जी अब ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले तो आपने जो अभी ये इंट्रो में बात की कि वो बड़ा ड्रामाटाइज करके अदालत में आते हैं, बड़ा हाफजा है सर आपका, वैसे याद है अभी आपको, हम तो गोवा से होके आ गए। हाँ, आप भूले नहीं। वाह बिल्कुल। इसको ज़रा जहन में रखिए कि ये अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में एक एंकर के लिए इंतहाई गैर मुनासिब है कि एक शख्स के जो 4 बुलेट ऑलरेडी जिसको लग चुके हैं, जिसकी इंजरीज के आपके भी इल्म में है, और आपके इल्म में ये भी है कि अगर सिक्योरिटी के थ्रेट्स उनको मौजूद हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। और नंबर 2 कहा जा रहा है कि जी कोई अदालतें नहीं सर, मैं बात सुने सर, बात सुन लो ना यार, एक मिनट रुक जाओ। जैसे लॉ में आपको नहीं पढ़ा सकता, ऐसे ड्रामा आप मुझे नहीं पढ़ा सकते। दैट इज माय सब्जेक्ट सर। आपका सब्जेक्ट मुझे पता है, आपका सब्जेक्ट मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। गलत कॉन्टेक्स्ट समझा, मैं सुन ले, मैं आपका सब्जेक्ट भी बता देता हूं, अभी बताता हूं। जो ड्रामाटाइज कर दिया जाता है चीजों को सर, अभी आप भी कर रहे हैं, अभी आप फिर करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रामाटाइज। और नहीं कर रहा ना सर, आप मेरे कॉन्टेक्स्ट को, ऑडियंस को गलत प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई। तो मैं कॉन्टेक्स्ट को तो ठीक करूं, क्यों पीटीआई वालों से गालियां खिलवानी है मुझे आपने? हाँ सुनो, अभी आराम से तसल्ली से बैठना है, ठीक है। अभी जान साहब ने कहा कि जी बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान और अदालतों से इमरान खान मनपसंद फैसले ले रहे हैं, ठीक है। यही अदालत थी कि जिसने कासिम सूरी के एक्शन को वो किया, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, और इमरान खान और उसकी हुकूमत ने उस फैसले को माना। ये नहीं कहा
कि हम इस मेरे भाई अगर डिप्टी स्पीकर भाईजान रुक जाना एक मिनट, राजा भाई, आप रुक जाओ एक मिनट, मुझे अगर बात गलत करने दो। रूलिंग देगा तो कोर्ट के आप रह जाना, रुक जाए एक मिनट, अभी मुझे सुन स्पीकर लो। गलत और गैर आईनी रूलिंग दे ही नहीं सकता ना, कहीं ना किसी ने आप जो दे रहे हो, आप ही की तरह के वो करारदादे भी पास हो रही हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में क्या होता मैंने नहीं है? रूलिंग दी मेरे भाई, मैंने नहीं दी राजा साहब। रुक जाना यार, फिर बोलन दे, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, हमारी नेशनल असेंबली मोअज़्ज़ज़ पार्लियामान वहां से एक करारदाद पास करती है कि वजीर आजम और काबीना उस फैसले पे अमल ना करें। आप भी जानते हैं, आपने कानून भी पढ़ा हुआ है, मुझे इल्म है, लाइसेंस भी है आपके पास। ये बताइए कि कहीं 140 लाइसेंस कैंसिल करा के रहोगे आज जी 140 FIRs, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लाहौर हाई कोर्ट में परसों बात हुई कि एक शख्स 70 साल तक उसकी जिंदगी में एक FIR नहीं है। क्या वजह है कि जैसे ही हुकूमत से हटा 140-50 FIRs काट दी गई। बात करते हैं कि जी पहले भी आते थे मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आते थे, आते क्या थे, वो तो असेंबली में भी जाते थे और बताते थे कि जी ये हैं वो ज़राए। वो ज़राए बताने के लिए अदालत में जब पहुंचते थे तो ना वो ज़राए पता चले, ना कुछ हुआ, सज़ा हुई। और फिर यही अदालतें जिनको कहा जा रहा है कि इमरान खान को तो ना सज़ा हुई है ना चार्ज फ्रेम हुआ है, लेकिन हर दूसरे दिन बुलाया जाता है और उनको सज़ा होने के बावजूद, कन्विक्ट होने के बावजूद उठा के आपने लंदन भेज दिया। अपना सर देखें, आप या बेंच पे बात कर लें या रिलीफ पे बात कर लें, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं। राजा साहब, आप सामने सामने पेश होते हैं ना। राजा साहब मुझे ये बताएं कि यार क्या 15 जजेस में से यही 5 जजेस रह गए हैं? वो ये थकते भी नहीं है, रोज बैठ जाते हैं आके। छठे आप आ जाएं ना, आप बैठ जाएं, आपको बहुत शौक हो रहा है, आपको इख्तियार अगर है तो आप आके बैठ जाएं। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, चीफ जस्टिस के पढ़ ले वो जजमेंट पढ़े ना वो बेंच। सर देखें राजा साहब, राजा साहब उनमें से कई दोस्त हैं जो आपको कई मरतबा शादियों पे कह चुके हैं। राजा मेरे बात साहब आपको कई मरतबा शादियों पे कहा उन्होंने यार सानू तो बेंच च पांदा ही नहीं चीफ साहब। अजीब बातें, मतलब कि जी बेंच पे यही 5 जजेस ने इमरान खान को घर भेजा कि नहीं भेजा? तो सर देखें गैर आईनी रूलिंग थी, वो रूलिंग आपने सुनी, आपने पढ़ी, वो जो रूलिंग किसने कहा गैर आईनी दी थी कि अदालत मुझे पता लगा कि गैर मुल्की क्या पता लगा यार, व्हाट इज दिस रूलिंग यार? तो किसने? अदालत ने फैसला किया गैर आईनी थी ना। अब भी अदालत को फैसला जो किया, पहले लाहौर हाई कोर्ट ने किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को किया, फिर 4 अप्रैल को किया, फिर 14 को किया। और इन तमाम फैसलों के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि जी आपको इख्तियार नहीं, हालांकि अदालत में उसका वकील कुछ और कहता है। ये कहते हैं कि जी ये तो 3-2 का फैसला हम मानते ही नहीं। राजा मेरे बात साहब कोई और कहता ना, ये बात तो मुझे समझ आती थी। आप जैसा मुअज़्ज़िज़ लॉयर ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है कि आपको इख्तियार नहीं। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करने का इख्तियार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी फैसला दिया है सर, बात खत्म हो गई। कौन सा चीफ इलेक्शन कमीशन ने गलत बात की? मैं आपको लिख के कोर्ट से गलत फैसले हो जाते हैं, फैसला कोर्ट पढ़ा है, मानती है बाद में कौन से पाकिस्तान गलत का फैसले वो हुए। कानून आपको पता है ना, वो उस फैसले को आपने पढ़ा है? सर मैंने वो फैसला पढ़ा है जिसने उसको शेड्यूल दिया है और कहा है 14 दिन लेट हुए हैं तो 15 दिन डाल के उसको रीशेड्यूल करूंगा मैं। ये जो 10 मैंने वो दिन पढ़ा का है डिले हुआ है फैसला, इसको वो हम उसको खत्म करते रीशेड्यूल किया हैं जो और कि नहीं शेड्यूल कर वहीं से सकता शुरू होता सुप्रीम कोर्ट मेरे है। भाई। इंतहाई आप अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं। राजा साहब नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल। पढ़े उस फैसले को, पढ़े एक दफा, आ जाओ मेरे साथ 5 प्रोग्राम करो। पढ़ लिया, रीशेड्यूल किया है बट विदाउट द कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन नहीं कर सकता, दे सकता। किस चले मुझे बता दे कौन सी शिक है, कौन सी शिक है, कोई एक का नाम बता दे। ओ सर एनी मैनू भी याद है ना, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग लॉयर ना सर, बट आई एम टॉकिंग द राइट सेक्शन राइट एक्ट सर। आयशा साहिबा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का टाकरा, नुकसान किसका हो रहा है मैम? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है, और किसका नुकसान हो रहा है? जब इदारे आपस में टकराएंगे, उनमें तसादुम होगा तो यकीनन मुल्क का नुकसान होगा। आप देखें कि अगर ये अपनी लड़ाई में से बाहर निकलेंगे तभी तो सोचा जाएगा
कि जो है वो अवाम का क्या करना है, या इकोनॉमी जिस तरीके से हमारी इस वक्त शदीद बुरी तरह से मुतासर हुई हुई है, जब हम अपनी लड़ाइयों में से ही नहीं निकलेंगे तो किस तरीके से सोचेंगे भाई। अभी तो मैं आपको बताऊं कि हमारे इतने बुरे हालात हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो भी जाते हैं तो नई आने वाली जो गवर्नमेंट है, अगर वो साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, नई आने वाली गवर्नमेंट को आकर पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम तो उस प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस ही शुरू नहीं हो पा रहा हमारी लड़ाइयों के अंदर, हमारे तसादुम के अंदर, इन चीजों के अंदर दायरा कार ही नहीं जो है वो तय हो पा रहे कि किसका क्या दायरा अख्तियार। अभी जो राजा आमिर साहब से आपकी बात हो रही थी, हम तो अभी इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं कि किसने किस चीज की डेट देनी है, किसका क्या दायरा कार है, अदालत का क्या जो है वो दायरा है, उसमें रहना चाहिए। हम तो बहुत इनिशियल चीजों में इस वक्त फंसे हुए हैं। इनकार नहीं है आयशा मैम, इस बात से तो इनकार नहीं है ना कि इस वक्त अदलिया मुतनाज़े हो चुकी हुई है। मेरा सवाल यह कि वो किसने की, खुद अदलिया के अपने किरदार ने उसको मुतनाज़े किया, या सियासतदानों के फवायद ने हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जजेस को आप देखें ना, आज फ्लोर पे खड़े होके याद सादिक साहब ने करारदाद पेश कर दी कि मज़ाहिर नकवी के असासों को वो चेक करने के लिए पीएससी को कहा जाए, और वो कह दिया स्पीकर ने। तो जब मामला यहां तक पहुंच जाए तो सवाल तो बनता है कि किसने मुतनाज़े किया मुअज़्ज़िज़ इदारे को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अदनान, और मैंने भी अपनी होश में तो ये पहली दफा ही देखा है। जब हम पढ़ा करते थे ना तो हमें जो है वो कुछ चीजें, आपको पता है जर्नलिज्म में जो है वो पढ़ाई जाती हैं जी, इस इदारे के बारे में बात नहीं करनी, इस इदारे के बारे में मुकद्दस गाय, सेक्रेट काउ, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं। लेकिन अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल में वो पहली दफा ही हम देख रहे हैं। और सोसाइटी में आपको बताऊं, इतनी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है कि सोसाइटी इतनी पोलराइजेशन का शिकार हो गई हुई है कि जो इतने बड़े इदारे हैं या उनके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, मेरे ख्याल में वो भी इससे मुतासिर हुए बगैर जो है वो रह नहीं सके। इस वक्त जो चीजें हैं मेरे ख्याल में अपेरेंटली सबको नजर आ रही हैं कि किसका टिल्ट किसकी तरफ है, इतनी खुल के चीजें सामने आ गई है ना। एक ब्रेक तक आ जाए, जल्दी से एक ब्रेक ले लूं। वेरी राइट मैम, एक ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे पास टाइम कम है, एक मिनट सबको दूंगा। एक कमेंट कीजिएगा, आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क। मानक सिकदरी साहब, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और क्या ये जो नारा है कि सारे मसाइल का हल इलेक्शन में है, क्या ये दुरुस्त है सर? देखिए, इलेक्शन अपने टाइम से होंगे जब असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। बाकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर फौज कर रही है उस पर हम तनकीद कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अगर ये अदालत कर रही है तो नहीं करना चाहिए। अगर अदालत ने इसी तरह रहना है, पाकिस्तान में तमाम इदारों ने रिफॉर्म करना है, इसी तरह अदालती निज़ाम ने भी रिफॉर्म करना है, वरना लोगों का इन पर फेथ, ट्रस्ट, भरोसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जिस तरह आज ख़त्म हुआ है। लिहाजा अब इस मुल्क ने आगे अगर बढ़ना है तो अपनी इकानमी को दुरुस्त करना है, अपने जो जुडिशल सिस्टम को दुरुस्त करना है। जो माजी का तरीक़ाकार था, तरीक़ा वारदात थे, वो नहीं चल सकता। हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वेरी राइट। राजा आमिर अब्बास साहब, इलेक्शन से इनकार नहीं है, लेकिन बाकी मसले और मसाइल जो हैं उनको भी सामने रखा जाना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वाकई इलेक्शन इस मुल्क के मसाइल का हल है सर? मेरे हिसाब से आईन पाकिस्तान इस मुल्क के मसाइल का हल है, और आईन पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन ना किसी टीवी टॉक शो में हो सकती है, ना पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो सकती है, ना किसी सियासी जलसे में हो सकती है। उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकती है, जिसको आईन पाकिस्तान ने इख्तियार दिया है, और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, और उसको गार्डियन और हमारे और आपके राइट्स का गार्डियन भी सुप्रीम कोर्ट है। तो हमें अपने मुल्क की जो आला अदलिया है और जो आईन पाकिस्तान है उसको यकीनी तौर पे मोहतरम समझना है और जानना है, और अपने ही मुल्क के आईन पाकिस्तान और अदलिया या उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसमें हमको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वेरी राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मुकद्दस है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस मुल्क की 70-75 साल तारीख में कई दफ़ा कत्ल हुआ है। राजा साहब की ज़िंदगी में भी शायद 2-3 दफ़ा हो चुका है। तो ये एहतराम बड़ा ज़रूरी है। आयशा साहिबा, आइन का एहतराम ज़रूरी है, आइन मुकद्दम है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, और क्या मुल्की मसाइल का हल वाहिद इलेक्शन में ही है मैम? वो मैं आपको बताऊं अदनान, वो इस तरीके से होगा कि हम जो हैं अपने अपने जो अमल है उससे ये जाहिर करें। ये जो इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं होंगे नहीं होंगे, पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि किसी की जीत नहीं होनी चाहिए, किसी की बात नहीं मानी जानी चाहिए। अगर खान साहब कह रहे हैं कि जी पहले असम्बलियां डिसॉल्व करनी चाहिए, एक दिन पहले डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि जब टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद भी किसी चीज का सहारा लेकर के टाइम को आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिस्टम की जीत होनी चाहिए, एक दिन पहले असम्बली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल हमें सेट करनी चाहिए कि हम सिस्टम को डीरेल जो है वो नहीं होने देंगे, किसी के प्रेशर के अंदर, किसी की बात मानकर। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आप ये कह रही हैं कि आईनी मुद्दत के बाद
आप कह रहे हैं कि जब आईनी मुद्दत पूरी हो इलेक्शन हो जाएं तो आप तो बड़ी अच्छी बात करें, लेकिन दूसरी जानब केपी के और पंजाब की जब इलेक्शन की बात होती है आप कहते हैं कि बाकी मसलों पर बात करो, इलेक्शन बाद में हो जाएंगे। नहीं, देखिए ना, देखिए वो जो आप बात कर रहे हैं, केपी और पंजाब के इलेक्शन जो है वो जो जिस तरह खान साहब की मर्जी और मंशा है, खान साहब फिर आगे नहीं बताते कि आगे हम फिर किस किस्म के मसाइल का शिकार हो जाएंगे। अगर आप केपी और पंजाब के इलेक्शन पहले करा देंगे तो आप मुझे बताएंगे फिर जब मर्जी नहीं है आयशा मैम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है 90 रोज कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, इमरान खान साहब थोड़ी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो वो जो पूरा प्रोसेस चलता आ रहा है ना, खान साहब को बड़े अच्छों ने समझाया कि खुदा का वास्ता है खान साहब असेंबलियां नहीं तोड़ें, बड़े आईनी तौर पे बड़े मसाइल हो जाएंगे, कानूनी तौर पे बड़े मसाइल हो जाएंगे, वो खान साहब को समझ ही नहीं आई है। अब तो हम एक मंझधार के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं ना। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, तीनों का बहुत शुक्रिया। आयशा मैम टाइम खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज।